विनोद कुमार शुक्ल की नौकर की कमीज भाग 2। रात को जब वह बाजू में सटी चारपाई पर थकी मांदी लेटी तो मुझे उस पर बहुत प्यार आया। उसकी तरफ घूमकर मैंने अपना दाहिना पैर उसके पैरों के ऊपर रख दिया। उसकी साड़ी और पेटीकोट का नीचे का हिस्सा बहुत गीला था। मैंने अपना पैर तुरंत हटा लिया। तुम्हारी साड़ी नीचे बिल्कुल गीली है, मैंने कहा। अभी बदल लेती हूँ, कहती हुई वह उठी और साड़ी बदलने चली गई। पेटीकोट भी बदल लेना, पेटीकोट भी गीला है। बदल लेती हूँ, उसने कहा। आड़ में जाकर उसे मैंने सिर के ऊपर से दूसरा पेटीकोट डालते देखा। कपड़े बदलकर जब वह आई तब अपनी चारपाई में उसके लिए जगह बनाते हुए मैंने कहा, पेटीकोट तुम इसी तरह पहनती हो जैसे मैं कमीज पहनता हूँ? पैर डालकर क्यों नहीं पहनती जैसे मैं पतलून पहनता हूँ? सभी इसी तरह पहनते हैं। अगर तुम्हारी तरह पहनूं तो मुझे तौलिया लपेटना पड़ेगा। चड्डी पहननी चाहिए जैसे फ्रॉक के नीचे पहनते हैं। पेटीकोट के नीचे चड्डी पहनने की मेरी आदत नहीं है। बहुत से नहीं पहनते। फ्रॉक छोड़ने के बाद मैं स्कर्ट ब्लाउज कहाँ पहनी, सीधे साड़ी पहनने लगी थी। 8वीं 9वीं क्लास से साड़ी पहन रही हूँ। हाफ पैंट मैंने मैट्रिक तक पहना। महाविद्यालय में आने के बाद पतलून पहनना शुरू किया था। पहली पतलून खाकी रंग की थी। बड़े भाई की छोटी हो गई थी। आज सब्जी वाली से सब्जी खरीदना मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी दिन मैं तुम्हें अपने साथ बाजार ले जाऊंगा। कितने दिनों से तुम घर से बाहर नहीं निकली। 8-10 रोज पहले शकुन के घर गई थी। अम्मा घर में रह गई थी। वहां से 10 मिनट में वापस आ गई। अम्मा को घर में अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। दिन भर घर में रहने से तुम्हारा जी नहीं उगता? बाहर कोई काम नहीं है, घर में काम करते करते दिन बीत जाता है। अगर तुम यह भूल जाओ कि आज कौन सा दिन है और कौन सी तारीख है तो तुमको कैसा लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। दिन को मैं कल, परसों, कुछ दिन और बहुत दिन कहकर याद रखती हूँ। जैसे भैया की चिट्ठी कल आएगी तो कहूंगी कल आई थी। बहुत दिनों से नहीं आएगी तो कहूंगी बहुत दिनों से भैया की चिट्ठी नहीं आई। हम दोनों चित लेटे हुए खपरों को देख रहे थे। बल्लियां और आड़ी लकड़ियों में जमे हुए खपरे थे। मैं सो जाऊं? उसने पूछा। वह बहुत थकी थी। सो जाओ, मैंने कहा। अपनी चारपाई पे चली जाओ। वह अपनी चारपाई पे चली गई। मेरी तरफ करवट लेकर थोड़ी देर तक मुझे देखती रही। फिर उसने आंखें मूंद ली। मिनट भर में वह सो गई। धीरे धीरे उसके ओठ बारीक दरार भर खुलते खुलते थोड़ा खुल गए। रात भर जलने वाली फीकी बत्ती की तरफ उसका चेहरा था। वह मेरी तरफ ही करवट लेकर सोती थी। यह उसकी आदत थी। घर से सिनेमा बहुत पास था। अंतिम शो के शुरू होने का, धार्मिक गाना बजने का, गाने के खत्म होते ही न्यूज रील शुरू होने की धुन सुनाई दी। किसी बनते हुए बांध का जिक्र हो रहा था कि समय से पहले बांध बनकर तैयार हो जाएगा। शायद 5-6 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी। तब करीब 30 करोड़ रुपए का लाभ होगा। हजारों मजदूर रात दिन बांध को पूरा करने में लगे हैं। बीच बीच में ट्रक और दूसरी मशीनों के चलने की आवाज सुनाई देती थी। हवाई जहाज के उड़ने की हल्की गड़गड़ाहट थी। फिर हजारों आदमियों का शोर। ऐसा शोर जो किसी सम्मानित व्यक्ति को किसी देश में उतरने से होता है। विदेशी बैंड की धुन। किस देश का राष्ट्रगीत हो सकता है? तभी खपरों में चूहों को भागने की आवाज सुनाई दी और मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। क्षण भर बाद मैंने अपने चेहरे पर चूहों की हलचल के कारण ऊपर से गिरे कचरे को महसूस किया। मैं आंखें मूंदे मूंदे उठकर बैठ गया, फिर आंखें खोली। आंख में कचरा जा नहीं पाया था। रात की खामोशी में ना मालूम कितनी आवाजें थीं जिनसे मुझे कोई मतलब नहीं था। पत्नी के हाथ पर 2 मच्छर पास पास बैठे थे। चट से एक साथ दोनों मच्छरों को मैंने मार डाला। वह जाग पड़ी। तुमको नींद नहीं आ रही है? उसने पूछा। दोपहर को सोया था इसलिए नहीं आ रही है। अभी अधिक समय नहीं हुआ है, 10 साढ़े 10 बजे होंगे। तुम्हारी खटिया में आकर सो जाऊं? अपनी चारपाई पर लेटे लेटे उसने पूछा। नहीं, तुम वहीं सो, मैं बाहर से एक चक्कर लगा कर आता हूँ। उठकर मैं कपड़े बदलने लगा। तब तक वह गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने सोचा दरवाजा बंद करने के लिए वह जागती रहेगी। चप्पल पहनकर कमरे से बाहर आया। माँ ने आवाज लगाई,
संतू है, पेशाब करने जा रहा है। अम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी 10 बजे होंगे, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अम्मा कंदील लेकर दरवाजा बंद करने आ गई। अम्मा, बत्ती क्यों नहीं जला लेती? स्विच के नीचे ही अम्मा की खटिया थी। कंदील अच्छी लगती है, देर मत करना, जल्दी आ जाना। अम्मा के बाल बिखरे थे। बिखरे सफेद बाल देखकर उनकी और परवाह करने की इच्छा होती थी। रात में तो बहुत बूढ़ी और कमजोर लगती थी, खासकर तब जब रात में उनकी नींद खुल जाती। रात में अम्मा की नींद कई बार खुलती थी। लगातार 2 घंटे भी नहीं सो पाती थी। इस सड़क में आखिरी शो के खत्म होने तक चहल पहल रहती थी। ठेले खोमचे लेकर मूंगफली, चाट वाले, चाय वाले बिजली के खंभे के नीचे या कार्बाइड की बत्ती जलाए शो के खत्म होने तक आखिरी बिक्री के इंतजार में रहते थे। सिनेमा की तरफ ना जाकर बाजार के अंदर जाने वाली गली में मुड़ गया। थोड़ी दूर आगे बिजली के खंभे के पास खाली खुमचा परात लिए महावीर जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी मूंगफली शायद जल्दी खत्म हो गई थी। वह दिन भर म्यूनिसिपल स्कूल में खोमचा लगाता था और कभी शाम को सिनेमा के सामने। महावीर दूर से पहचान में आ गया था। उसके गले में 2 साल के बच्चे के सिर के बराबर रसौली थी। अनजाने लोगों को धोखा हो जाता था कि उसकी पीठ पर बच्चा लदा है, जबकि महावीर बिल्कुल अकेला था, उसका कोई नहीं था। मैं महावीर के बराबर पहुंचना चाहता था, परंतु बिना दौड़े उसे पकड़ नहीं सकता था। बूढ़ा होकर भी वह बहुत तेज चल रहा था। गली में एक जगह सड़क के आर पार गड्ढा था, जिसे उसने आसानी से पार कर लिया। पूरी गली में केवल एक बिजली का खंभा था, उसमें धीमा बल्ब जल रहा था। गली के खत्म होते ही एक कम चौड़ी सड़क थी। उस सड़क के दोनों ओर दूर तक महावीर मुझे नहीं दिखा। बाईं तरफ एक देशी शराब की दुकान थी। शराब की दुकान के ऊपर जो अकेला बल्ब था वो बहुत तेज था। मुझे लगा महावीर शराब की दुकान तो नहीं चला गया। शराब की दुकान के पास एक बड़ी सिगड़ी जल रही थी, जिसमें एक आदमी भजिए तल रहा था। शराब की दुकान से 2 लोग डोलते हुए निकले। उनके हाथों में डंडा था। डंडे के सहारे वे चल पा रहे थे। शराब के नशे में कम लाखड़ी की दाल खाने के कारण हाथ पैर टेढ़े हो जाने से अधिक डोलते हुए चल रहे थे। दुकान की खपरेली छत पर बोतलों और कांच के गिलास के बहुत से टुकड़े पड़े थे, जो कभी कभी चमकने लगते। उसके आगे सतनामियों का मोहल्ला था। शराब की दुकान उन लोगों से ही चलती थी। बाईं तरफ थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे महावीर दिखा। सड़क पर झुके हुए कुछ ढूंढ रहा था, इसलिए पहले वो मुझे नहीं दिखा होगा। उजाला नहीं था। जो कुछ उजाला था वह शराब की दुकान के बल्ब का था। जमीन पर उसका खोमचा परात रखा था। उसके पास जाकर मैंने पूछा, क्या खो गया है? रुपए गिर गए? महावीर मुझे पहचान गया। रुपए नहीं गिरे, 200 ग्राम और 50 ग्राम की बाट गिर गए हैं। उससे कुछ हटकर मैं भी बैठे बैठे जमीन पर निगाह गड़ाए हाथों से टटोलते हुए बाटों को ढूंढने लगा। आखिर मुझे 200 ग्राम का बड़ा बाट मिल गया। तुरंत मैंने खुश होकर कहा, 200 ग्राम का बाट मिल गया है। 50 ग्राम का बाट उसी के आसपास होगा, महावीर ने कहा। इतने कम उजाले में छोटा बाट नहीं मिलेगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मैंने कहा, माचिस होगी? नहीं है, उसने कहा। कल सुबह आकर ढूंढ लेना। अभी नहीं मिला तो कल सुबह भी नहीं मिलेगा। कुछ तो मिल गया, मैंने कहा। 200 ग्राम का बाट ना भी मिलता तो काम चल जाता। तुम्हारा मतलब अधिक वजन के बाट से कम तौल पाना मुश्किल है? कम वजन के बाट से बार बार तौलकर ज्यादा वजन तौला जा सकता है? यह बात नहीं है। 200 ग्राम मूंगफली खरीदने 1-2 लोग आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। 50 ग्राम खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। सबसे काम का बाट 50 ग्राम का बाट है। बहस करने की महावीर को आदत थी, बल्कि अपनी बात कहने की आदत थी, जो बहस की तरह होती थी। तुम्हारे पास 25 ग्राम का बाट तो होगा? 25 ग्राम का बाट नहीं है। क्यों? 25 ग्राम तो और भी छोटा बाट है। यह होना चाहिए था, वह भी खो गया। स्कूल के लड़कों को मैंने कह दिया है कि कम से कम 50 ग्राम तौलूंगा। जब उनकी छुट्टी होती है तो इतनी भीड़ हो जाती है कि अलग अलग 25 ग्राम तौल नहीं पाता। 50 ग्राम तौलकर किसी एक लड़के को 2 दे देता हूँ, दूसरा उससे आधा बांट लेता है। 2 लड़के एक साथ निपट जाते हैं। कभी किसी एक से 50 ग्राम के पैसे ले लेता हूँ या दोनों से आधे आधे पैसे ले लेता हूँ।
लड़के आपस में हिसाब कर लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं चलता हूँ, मैंने कहा। कहाँ जा रहे हैं? काम से निकला हूँ, मैंने कहा। वह भी पास की एक गली के अंदर घुस गया। मैं सतनामी मोहल्ले की तरफ से बढ़ा। मेरे लिए वही शॉर्टकट था। सतनामी मोहल्ला पहुंचते ही अंधेरा घुप था। एक बिजली का खंभा जरूर था, पर उसमें बल्ब नहीं था। पीछे दूर शराब की दुकान से आते हुए नहीं के बराबर उजाले में यह खंभा अंधेरे के मयाल की तरह गड़ा था। जब भी इस खंबे में साल 6 महीने में एक बार बल्ब लगाया जाता, तो उस मोहल्ले के लड़के पत्थर से निशाना लगाकर उसी दिन या दूसरे दिन तक जरूर तोड़ देते थे। झोपड़ियों में बैठे बड़े बूढ़े लोग बल्ब में निशाना लगाते हुए बच्चों को देखते तो भी कुछ नहीं बोलते थे। कुछ औरतें आदमी उत्सुकता और मजे से देखते रहते कि किसका निशाना ठीक लगता है। हो सकता है उनके अपने एक से अंधेरे माहौल में एक बल्ब लगा देने का अच्छा काम मजाक लगता हो। इक्की दुक्की झोपड़ियों में कंदिल का या डिबरी का उजाला था। खुले मैदान में एक तरफ और उजाला था। वह उजाला सार्वजनिक शौचालय का था, इसलिए उसका उजाला गंदा पीला पारदर्शी लगता था। मैदान में जगह जगह म्यूनिसिपैलिटी के कचरे की ढेरी थी। चारों तरफ बदबू थी। मोहल्ले के अधिकांश लोगों के हाथ पैर लाखड़ी की दाल खाने से लकवा मारे जैसे हो गए थे। इस मोहल्ले से लगा एक हिस्सा कुंद्रापारा कहलाता था। दफ्तर के चपरासी महंगू इस कुंद्रापारा में रहता था। अभी भी सार्वजनिक शौचालय के सामने 5-6 लोग खड़े थे। मैं मुख्य सड़क पर आ गया। ट्यूब लाइट के उजाले में डामर की सड़क की चमक में चिकनाहट थी। दरअसल सड़क बहुत चिकनी थी। यह राष्ट्रीय मार्ग नंबर 6 था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे अपना दफ्तर दिखा, जो एक पुराने बंगले में था। करीब 2 एकड़ जमीन से घिरा हुआ यह विशाल बंगला किसी अंग्रेज का था। अहाते में किनारे किनारे चारों तरफ बांस के ऊंचे झुरमुट थे। कई लंबे लंबे मोटे बांस जमीन में एक जगह सटे उगे हुए ऊपर इस तरह फैले थे कि बांस का अंधेरा फवारा जैसा घना झुंड लगता था। अहाते में आम, कटहल, ताड़ के बहुत से पेड़ थे। बंगले के पीछे मुख्य कार्यालय की नई बिल्डिंग थी। नई बिल्डिंग और बंगले के पीछे कोने में पीर का मजार था, जिसके ऊपर हरे रंग के छोटे छोटे कई बल्ब रात भर जलते रहते। जब हवा बंगले की तरफ होती तो मजार से अगरबत्ती की लुभान की खुशबू दफ्तर में आती। जब हवा का रुख दूसरी तरफ होता तो यह खुशबू नई बिल्डिंग की तरफ चली जाती। इस बंगले में जहां मेरा कमरा था, उस तरफ मैं गया। रात में अपने दफ्तर में पहली बार देख रहा था, प्रत्येक कमरे में एक एक ट्यूबलाइट जल रही थी। बाहर खिड़की में कांच थे। मैं अपना कमरा झांकने लगा। मेरा कमरा हॉल के बाईं तरफ था। मुझे खुशी हुई कि मेरे टेबल के ऊपर वाली ट्यूबलाइट जल रही थी। बंगले में घुसते ही एक हॉल था। हॉल की दाहिनी दीवार पर आग जलाकर कमरा गर्म करने की जगह बनी थी। दफ्तर आने के पहले बंगला बहुत दिनों तक खाली था। एक रीवा का पंडित चपरासी इसकी देखरेख करता था। आग जलाने की जगह उसे भगवान रखने की जगह जैसी लगी होगी। पंडित हनुमान जी का भक्त था। उसने पत्थर के एक गोल टुकड़े को सिंदूर से पोतकर वहां रख दिया था और नियम से उसकी पूजा करता था। दफ्तर आने के पहले उसे दूसरी जगह काम में लगा दिया गया। उसके हनुमान जी वहीं छूट गए, जो दफ्तर आने के बाद भी वहीं रहे। किसी ने उसे छेड़ा नहीं था। दफ्तर के काम में इनके कारण कोई अड़चन नहीं होती थी और कोई बहुत परवाह भी नहीं करता था। अलबत्ता सुबह दफ्तर खोलकर झाड़ू लगाने वाला फर्राश हॉल का दरवाजा खोलते ही हनुमान जी के हाथ जोड़कर प्रणाम करता था। हॉल के अलग अलग 3 हिस्से बना दिए गए थे। ये हिस्से लोहे की अलमारियों की आड़ बनाकर किए गए थे। हॉल में कुल 6 बड़े बड़े दरवाजे थे। दीवारें बहुत ऊंची थीं। ऊपर खिड़की जितने बड़े रोशनदान थे। इनको बंद कर लोहे की आड़ी खड़ी पट्टियां ठोक दी गई थीं। हॉल के दाएं और बाएं 2-2 दरवाजे थे। पोर्च से हॉल में अंदर घुसने के दरवाजे के ठीक सामने एक दरवाजा और था, जो एक लंबे कमरे में खुलता था। इस कमरे से होकर एक लंबा फर्श का रास्ता बना था, जो दोनों तरफ जाफरी से घिरा था। यह फर्श का रास्ता जहां खत्म होता था, वहां आजू बाजू एक कमरे थे, जो पहले रसोई घर थे। इन दोनों कमरों को टूटे फूटे फर्नीचर और फालतू सामानों का कबाड़ खाना बना दिया गया था। इसके अलावा 4-5 साल पुरानी नई
सुराहियां, घड़े रखे थे जो दफ्तर में उपयोग होने के बावजूद हर साल फूटने से बच जाते थे। कुछ पिछले साल के भी थे। 10-15 नई पुरानी झाड़ू थी। टेबलों के ऊपर फटी दरियों के बड़े बड़े बंडल रखे थे। एक कमरा कनात और शामियाने के ऊंचे ऊंचे बंडलों से आधा भरा था। इसके ऊपर 4-5 महीने में दीमक मारने की दवाई छिड़क दी जाती थी। हॉल के दाहिनी तरफ के 2 दरवाजे 2 कमरों में खुलते थे। इन दोनों कमरों के बीच एक दरवाजा था। दोनों कमरों से एक एक कमरा और जुड़ा था। कोने के कमरे से एक बड़ा कमरा लगा था जो नहानी घर और पखाना था। नहाने के लिए जो फवारा लगा था वह टूट फूट गया था। कभी इसमें एक बड़ा टब भी था जिसके बड़े बड़े टुकड़े बंगले के पीछे अभी तक पड़े थे। जैसे दाहिनी तरफ था वैसा ही बाईं तरफ था। फर्क इतना था कि बाईं तरफ एक छोटा कमरा और था। यह कमरा पीर के नाम से बिल्कुल खाली रखा गया था। बड़े बाबू के टेबल के पास दीवार में पहले कभी नल था। उसके पाइप को बंद कर दिया गया था। बरसात के दिनों में कभी कभी इस पाइप से पानी रिसने लगता था। शुरू में बड़े बाबू इस पाइप के कारण बहुत परेशान रहे। जंग लगा सड़ा पाइप होने के कारण छेद होते ही पानी की बारीक धार फवारे की तरह निकलने लगती थी। कई दिनों बाद जाकर वह बिल्कुल ठीक हुआ। दफ्तर के शुरू होते ही सभी कमरों में बाबुओं की भीड़ हो जाती थी। जो बड़े बड़े सेक्शन थे उनके हक में 3-3 कमरे थे। कई लोगों का एक कमरे से काम निकल जाता था। हम लोगों के पास केवल एक कमरा था। पूरा बंगला गोलाई में 3 फीट चौड़े बरामदे से घिरा था। कुछ खिड़कियों में नीले रंग के रंगीन कांच लगे थे। ये फूटने से अंग्रेजों के जमाने से बचे आ रहे थे। बंगले में एक नया कमरा और जोड़ दिया गया था। इस कमरे में माल खाना था। नई बिल्डिंग में बड़े साहब का दफ्तर था, खजाना इत्यादि थे। दूर से पूरा बंगला गोल गोल बैंगलोरी खपड़ों के छत्ते को ओढ़ा हुआ लगता था। अभी अंधेरे में तो आम काले छत की तरह लग रहा था। मैं घूमकर बड़े बाबू, गौराहा बाबू और देवांगन बाबू के टेबलों को देखता रहा। बड़े बाबू के टेबल पर एक मोटा कांच बिछा था और किसी के टेबल पर कांच नहीं बिछा था। देवांगन बाबू का टेबल मेरे और गौराहा बाबू के टेबल से बड़ा था, पर गौराहा बाबू और देवांगन बाबू के टेबलों में ड्रॉर था, मेरे टेबल में नहीं था। पिन कुशन मेरे टेबल के ऊपर रखा था। दोनों के पिन कुशन ड्रॉवर के अंदर होंगे। बड़े बाबू के टेबल का सारा सामान लोहे की अलमारी में दफ्तर बंद होने के बाद रख दिया जाता था, इसलिए उनकी टेबल साफ सुथरा और खाली था। मैं जिन कागजों को जमाकर पेपर वेट से दबाकर गया था वो तितर बितर होकर पेपर वेट से दबे थे। दफ्तर छोड़ने के बाद बड़े बाबू ने कोई जरूरी कागज ढूंढा होगा। मेरे टेबल में फाइलें जमी थीं। उन्हीं फाइलों के बीच मुझे एक बड़ा सा चूहा दिखलाई दिया। यह ठीक नहीं था। चूहा फाइलों को कुतर सकता था, इसलिए बड़े बाबू टेबलों पर भजिया चूड़ा खाने के लिए मना करते थे। कुछ न कुछ छूट जाता है, पर कल ऐसा नहीं हुआ था। खिड़की के कांच पर उंगलियों से खट खट कर हुश हुश बोलकर मैंने चूहा भगाने की कोशिश की। चूहा ट्रे के ऊपर से कूदकर पिन कुशन के पास एक क्षण रुका और फाइलों के बीच घुस गया। वहां कौन? जोर की आवाज हुई। दोस्त, मैं चिल्लाया। नई बिल्डिंग की तरफ से खजाने के संतरी की दौड़ने की आवाज आई। मैं सामने की तरफ आ गया। मैं उजाले में खड़ा था, इसलिए संतरी पास आते ही मुझे पहचान गया। संतू बाबू आप? चौकस संतरी ने आश्चर्य से पूछा। मैं ऐसे ही घूमने चला आया था। अंदर माल खाने में आपके बड़े बाबू, नाजिर और दूसरे साहब लोग भी हैं, शाम से हैं। सुबह से आए हुए ये लोग अभी तक घर नहीं गए। रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई मीटिंग है? पहली ड्यूटी वाला संतरी यही बात कर रहा था। कौन है संतरी? किससे बात कर रहे हो? मुझे बड़े बाबू की आवाज सुनाई दी। उनकी ढीली ढाली पतलून की फसर फसर आवाज आ रही थी। वे इसी तरफ आ रहे थे। संतू बाबू हैं साहब, कहकर संतरी दौड़ता हुआ अपने साथी के पास चला गया। संतू बाबू? बड़े बाबू मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। नमस्कार बड़े बाबू, मैंने कहा। रात में इधर कैसे आ गए? मुझसे कोई काम है? उन्होंने पूछा। नींद नहीं आ रही थी, दोपहर को सोया था, घूमते घूमते इधर आ गया। दूर से दफ्तर को देखा तो पास से देखने का मन हुआ। कोई मीटिंग है? मैंने पूछा। नहीं, बड़े बाबू सोचते हुए बोले। वे बार बार दीवार का सहारा लेते थे, फिर दीवार से पीठ टिकाकर खड़े हो गए। मैं चलूं बड़े बाबू? मैंने कहा।
वे मुझे कुछ नशे में लग रहे थे। संतू बाबू, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। साहब भी बहुत खुश हैं। तुम मेरे लड़के के समान हो, पर तुम मेरे दोस्त हो। अब तुम आ गए हो तो मेरे साथ चलो। शराब पियोगे? माल खाने में बढ़िया शराब की बोतलें आई हैं। बड़े बाबू, मैं शराब नहीं पीता। तो गांजा पियो, अफीम पियो। आखिर परसों तब सब नष्ट कर दिए जाएंगी। गांजे की थैलियों के नीचे चूहों ने छेद कर दिया है। ऊपर की सील ठीक है, ऊपर की सील भी चूहे काट सकते हैं। भांग खाओ, चलो। बड़े बाबू ने थोड़ा होते हुए और थोड़ा समझाते हुए मुझसे कहा। बड़े बाबू, मैं नशा नहीं करता। मुझे लगा बड़े बाबू गुस्सा ना हो। तो जाओ, कल दफ्तर ठीक समय पर आ जाना। बड़े बाबू मुझे नाराज से लगे। तब भी मैंने कहा, मैं दफ्तर सबसे पहले पहुंचता हूँ बड़े बाबू। एक बात कहनी है। मैं बाहर की खिड़की से अपने कमरे में झांक रहा था। मेरे टेबल के ऊपर एक चूहा फाइलों के बीच घुसा है। चूहे फाइल कुतर डालेंगे। मैंने भगाने की कोशिश की तो वह भागा नहीं। बड़े बाबू हंसने लगे। हंसते हंसते उन्होंने कहा, संतू बाबू, माल खाने के आसपास के सब चूहे या तो अफीम की पिनक में रहते हैं या शराब के नशे में। चूहे शराब की ब्लेडर में छेद कर देते हैं तो पूरी जमीन में शराब फैल जाती है। थोड़ी बहुत शराब चूहों के पेट में जरूर जाती होगी। कई बार मैंने चूहों को लड़खड़ाकर झूमते हुए चलते देखा है। फाइलों से इनको क्या लेना देना है। अब घर जाकर सो। इसकी चर्चा किसी से नहीं करना। और यह भी नहीं कि रात को तुमने यहाँ अपने टेबल पर चूहा देखा था। पर जाओगे कैसे? पैदल? नहीं, तुम जल्दी घर पहुंचो। माल खाने की एक अच्छी साइकिल भिजवाता हूँ। तुम यहीं रहना, समझ गए ना? जी हाँ, मैंने कहा। बड़े बाबू चले गए। उनकी चाल में मस्ती थी। बड़े बाबू काफी मोटे थे। ऊंचाई अधिक नहीं थी। हाइड्रोसिल होने के कारण ढीली ढाली पैंट और काफी नीचे तक ढीली बुशर्ट पहनते थे। इनको हार्निया भी था। हार्निया का ऑपरेशन जाड़े में करवाने वाले थे, पर जाड़ा निकल जाता था। किसी कारण से ऑपरेशन करवा नहीं पाते थे। जब कभी उनकी आंतें ऊपर चढ़ जाती, तब हाथ में सहला सहला कर वे इसे नीचे कर लेते थे। एक दिन मैंने बड़े बाबू से कहा, जब आपकी आंतें ऊपर चढ़ जाएं, तब बतला दीजिए। घंटे भर बाद ही उन्होंने कहा, देखो, आंतें ऊपर चढ़ गईं। बुशर्ट के बटन खोल बनियान छाती तक ऊपर चढ़ाकर उन्होंने अपना पेट दिखाया। लंबाई से टेढ़ी तक सूजन थी। सबने देखा। धीरे धीरे हाथ से मालिश करते हुए उन्होंने आंतों को नीचे उतार दिया। देखा, अब सूजन दिखाई देती है? बड़े बाबू ने कहना शुरू किया। मैं जान हथेली में रख कर नौकरी करता हूँ। कभी आंतें मोटी रस्सियों के समान हृदय को जकड़न कसने लगे, कहा नहीं जा सकता। मेरी जब भी मौत होगी, इस दफ्तर में होगी। तुम लोगों को हाथ पैर में दर्द होगा तो 3 दिन की छुट्टी लेकर बैठ जाओगे, या मेरी खुशामद करोगे कि 1-2 दिन की छुट्टी बचा दूं। यदि मुफ्त की छुट्टी नहीं मिली तो टेबल पर सिर रखकर सोते रहोगे। देवांगन बाबू ने कहा, उस रोज मेरे सिर में कितना दर्द था। इसके बाद भी धीरे धीरे मैंने पूरा काम निपटाया। आपसे आधे दिन की छुट्टी के लिए कहा तो आप नाराज हो गए थे। देवांगन बाबू 5 फीट 2 इंच के थे। उनकी ड्रॉर में एक डायरी थी जिसमें ऊंचाई की जगह उन्होंने 5 फीट 2 इंच लिखा था। वजन में 58 किलो लिखा था। स्कूटर कार के नंबर की जगह साइकिल का नंबर था। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर की जगह उनके 2 लड़कों का नाम था, मदन लाल देवांगन और सोहन लाल देवांगन। टेलीफोन नंबर की जगह वल्द रामचरण देवांगन, ग्राम डोंगरगांव था। रेडियो लाइसेंस के नंबर की जगह उन्होंने रेडियो लाइसेंस का नंबर ही लिखा था। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की जगह उन्होंने लिखा था हरे रंग की पेटी। गांव में उनकी नाटक मंडली थी। बड़े बड़े घुंघराले बाल और साफ रंग था। जब तब देवांगन बाबू गांव के नाटक मंडली की चर्चा करते थे। उन्हें दुख था कि नौकरी के बाद उनकी नाटकों के प्रति रुचि बहुत कम हो गई। गौराहा बाबू ने बड़े बाबू से कहा, आप किसी के साथ मुरव्वत नहीं करते। मेरी उंगली कटी थी, अभी भी इसमें दर्द है। परसों बहुत दर्द था। मैंने आपसे कहा था कि आज टाइपिंग का काम नहीं करूंगा, पर आपने जोर देकर टाइप करने के लिए कहा। आपके पेट की सूजन मिनट भर में दूर हो गई। मेरी हथेली और उंगली में देखिए कितनी सूजन है। रात को दर्द के कारण नींद नहीं आती। घड़ी के टिक टिक की तरह रुक रुक कर दर्द होता रहता है। सिकाई करता हूँ
परंतु जस का तस लगता है सूजन और बढ़ गई। उन्होंने अपना सूजा हुआ हाथ टेबल के ऊपर रख दिया। उनकी उंगली में पट्टी बंधी थी। पान की पत्ती रखकर पट्टी बंधी है? मैंने पूछा। हाँ, घी में पान का हरा पत्ता कड़कड़ाकर घाव में रखा है, गौराहा बाबू ने कहा। असली घी था? देवांगन बाबू ने पूछा। जैसा भी हो, 25 रुपए किलो के शुद्ध घी के भाव में आधा किलो लाया हूँ, गौराहा बाबू ने कहा। मैं घी नहीं खाता, इसलिए नहीं कि कंजूसी करता हूँ, पर घी खाना भोजन में पद्धति की तरह शामिल हो गया है और मैं इस पद्धति को नहीं मानता। आपकी जाति का कोई भी घी नहीं खाता, गौराहा बाबू ने पूछा। घी खाना कोई जाति नियम है? मैंने पूछा। जाति नियम हो या ना हो, पर अच्छी चीजें महंगी होती थीं और शुद्ध होकर बहुत महंगी, इसलिए उनका उपयोग उच्च वर्ग तक ही सीमित होता था। गौराहा बाबू का आधा किलो घी 3-4 महीने जरूर चलता होगा। अब बड़े बाबू ने कहा, नाजिर को तुम सबने देखा है ना? उनकी केवल एक आंख है। नजारत और माल खाने की दोनों की जिम्मेदारी उनकी है। उनकी निगाह दोनों तरफ रहती है। 20 साल से इसी तरह काम कर रहे हैं, यानी कि एक आंख से। सब उनके काम से खुश हैं। हाथों में 10 उंगलियां होती हैं, उनमें से केवल एक उंगली खराब हुई, बाकी 9 ठीक थी। मैंने गौराहा से बाबू से कहा कि जरूरी कागज है, आज ही टाइप हो जाना चाहिए। आज ही टाइप हो जाना चाहिए का मतलब अभी तुरंत टाइप होना चाहिए नहीं होता। धीरे धीरे 9 उंगलियों से टाइप करो। एक उंगली से अनाड़ी भी टाइप कर लेता है। तब गौराहा बाबू के हाथ में सूजन नहीं थी। क्या खराब कहा था? देवांगन बाबू ने सिर दर्द के बाद भी काम निपटाए। सिर तो एक है, उनको उसी दर्द वाले सिर से सोच समझकर काम निपटाना था। गौराहा बाबू 9 उंगलियों से काम निपटा सकते थे। उस दिन के काम के कारण पूरे हाथ में सूजन है। गौराहा बाबू, कहीं तुम्हारे पेट की आंत उंगली में तो नहीं चढ़ गई? देवांगन बाबू ने कहा। बड़े बाबू हंसने लगे, बोले, उंगली में घुसी आंत को मालिश कर हाथ में उतारना पड़ता, हाथ से पेट तक आंत को ले जाना मुश्किल काम है। खतरनाक भी दिमाग में चढ़ जाती तो? गौराहा बाबू बहुत गंभीर होकर बोले। इस तरह आंत उंगली में चढ़ने लगी, फिर उंगली से फाउंटेन पेन के सहारे टेबल पर, सामने टाइपराइटर हुआ तो सारी आंत कीबोर्ड में फंस जाएगी। बड़े बाबू, आपको ही नहीं सभी को हर्निया है। गौराहा बाबू बहुत निरीह लग रहे थे। केवल हर्निया ही नहीं, और भी भयानक बीमारियां हैं सबको, मैंने कहा। और कौन कौन सी बीमारियां हैं? तुम ही गिना दो। पहले अपनी बीमारियां गिनाओ, बड़े बाबू ने मुझसे कहा। मैं जेब गया। लगता है किसी अस्पताल के दफ्तर में काम हो रहा हो, देवांगन बाबू ने कहा। ऑपरेशन की टेबल पर दफ्तर का काम हो रहा है, मैंने कहा। गौराहा बाबू थोड़ी देर तक शांत बैठे रहे, फिर उठकर बड़े बाबू के सामने जाकर बैठ गए। धीरे से उन्होंने कहा, आज मैं काम नहीं कर सकूंगा, लगता है मुझे बुखार है, हाथ में बहुत दर्द है। बड़े बाबू ने फाइल देखते देखते कहा, छुट्टी देना मेरा काम नहीं है, जाकर साहब से मिल लो, साथ में अपना हाथ भी ले जाना, साहब को दिखा देना। साहब से आप बात कर लीजिए, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। कौन सा हाथ है? बायां। छुट्टी की दरख्वास्त में जब तुम साफ साफ लिखोगी कि बाएं हाथ में दर्द है, तो शायद साहब सोचें कि दाहिने हाथ से तो काम कर सकते हो। बड़े बाबू, बायां हाथ मुझसे अलग नहीं है, उसके कारण पूरे शरीर में तकलीफ है। मैं साहब के पास नहीं जाऊंगा। अगर बुलवाएंगे तो आपकी चिट्ठी भी उनको दिखा दूंगा। आप लिख दीजिए कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं। आप समझते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, यह तुमने कैसे समझ लिया? क्योंकि तुमने कहा है इसलिए अब शंका होती है। सच सच बतलाइए, बहुत तकलीफ है। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? मुझे विश्वास है। साहब को विश्वास दिलाने के लिए उनके सामने आपका हाथ होना जरूरी है। बिना आपको ले जाए आपका हाथ मैं कैसे ले जाऊंगा? इसलिए आप मेरे साथ साथ चलिए। आपको बात करने से डर लगता है तो आप चुप रहिएगा, मैं बात कर लूंगा। बड़े बाबू खामोश होकर अपने काम में लग गए। गौराहा बाबू टाइपराइटर के सामने बैठ गए। उन्होंने एक बार हम सब की तरफ देखा, केवल मैं उनकी तरफ देख रहा था, बाकी काम कर रहे थे। गौराहा बाबू ने दाहिने हाथ से टाइपराइटर सरकाया, फिर टेबल पर सिर टिकाकर आंखें मूंदी और सो गए। उनका सूजा हुआ हाथ संभाला हुआ उनकी गोद में था, दाहिनी हाथ कुर्सी के हत्थे पर था।
शाम को घर लौटते समय मैंने गौराहा बाबू का दाहिना हाथ छूकर देखा, हल्का बुखार था। गौराहा बाबू से देवांगन बाबू ने कहा, आप रिक्शे से चले जाइए। गौराहा बाबू ने कहा कि हल्की हरारत है। दोनों से मैंने चर्चा की, यह बड़े बाबू की जाति है। देवांगन बाबू आप कुछ करिए, मैंने कहा। मैं केवल नाटक कर सकता हूँ, देवांगन बाबू ने कहा। उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए मैंने कहा, तो नाटक करिए, देखिए सामने मंच है। सड़क की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा। दोनों उसी तरफ देखने लगे। डांग बंगले की तरफ जाती हुई एक लड़की बहुत सुंदर थी। लड़की कॉलेज में पढ़ती होगी या बिल्कुल इसी साल कॉलेज से निकलकर किसी दफ्तर में नौकरी करती होगी, या दफ्तर में नौकरी ना भी करती हो। सफेद वर्दी, सफेद टोपी पहने 5 लोगों की टोली जो म्यूनिसपैलिटी के चपरासी थे, डाक बंगले की तरफ मुड़ गए। सामने जो मैंने इशारा किया था उसे गौराहा बाबू और देवांगन बाबू ने लड़की की ओर किया गया इशारा नहीं समझा होगा, चपरासियों की ओर किया गया इशारा समझा होगा। मंच के पीछे एक सफेद पर्दा लगा है। सफेद पर्दा सफेद कागज के समान। पर्दे के दाहिनी तरफ तारीख होनी चाहिए। जिस दिन नाटक हो उस दिन की तारीख या कोई ताजी तारीख। फिर बड़े बड़े अक्षरों से संक्षिप्त में विषय लिखा होना चाहिए, इतने बड़े बड़े अक्षरों में कि देखने वाले पढ़ सकें या पढ़कर दर्शकों को विषय बतला दे। खट खट कई टाइपराइटरों की आवाज गूंजती रहनी चाहिए। अचानक सन्नाटा हो, फिर एक टाइप के दबने की ओर की आवाज आनी चाहिए और कागज से सटकर एक आदमी अचानक खड़ा हो जाए, उभर कर आए हुए एक अक्षर की तरह। यह आदमी गांव का आदमी होगा, सांवला रुक्खड़ खाल वाला। दूर से घुटने तक भरे उसके पैर होने चाहिए और वह जो बंधई पहना हो उस चमड़े और देहाती के चमड़े में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बाकी शरीर पसीने से चमकते रहना चाहिए और वह दर्शकों की तरफ देखकर मुस्कुराए, खड़े खड़े झुके खुशामद करता हुआ, कभी सिर झुकाए, कभी देर तक खड़ा रहे, जैसे उससे गलती हो गई है। जब उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। खट की एक और आवाज हो, इस बार एक औरत मोची होगी। वह आकर देहाती के पास बैठी जाएगी। औरत अधेड़ देहाती औरत ही होगी, जूते में कीले ठोकते हुए। जूता ऐसा हो जिसे एक गरीब ने बेकार होने के बाद एक बार फेंका होगा, फिर किसी दूसरे और ज्यादा गरीब ने पहनने के लिए सड़क या घूर से उठा लिया होगा, और इस तरह 1000 बार फेंका गया जूता हो। उसके बाजू में टाइपराइटर की खट की आवाज होते ही एक 4-5 साल का लड़का आकर खड़ा हो जाए। फिर 6-7 लोगों का एक वाक्य बनाइए जिसमें कई तरह के लोग हों। सामान्य वाक्य, जरूरत का वाक्य, जैसे मैं आ गया हूँ, या चुपचाप खड़े होंगे, भूख लग रही है, सुगंध आ रही है, 2 घंटे में 20 पैसे इत्यादि। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। गौराहा बाबू आप कोई वाक्य बताइए, मैंने कहा। क्या समय हुआ है? गौराहा बाबू ने कहा। आप ये वाक्य बता रहे हैं या समय पूछ रहे हैं? मैंने कहा। काफी देर हो गई, देवांगन बाबू ने कहा। आप वाक्य बना रहे हैं या गौराहा बाबू की बात का जवाब दे रहे हैं? मैंने देवांगन बाबू से कहा। जब दोनों चुप थे मैंने कहना शुरू किया, फिर कागज से निकलकर एक महत्वपूर्ण वाक्य, यानी सब पात्र मिलकर कोई छोटी मोटी घटना को मंचस्थ करेंगे, कोई छोटी बात हो या कोई दरख्वास्त भी हो। गौराहा बाबू ने कहा, वह दरख्वास्त मेरी छुट्टी की होनी चाहिए कि परिस्थितियों के कारण जिनसे मैं बच नहीं सकता। 2 रोज की आकस्मिक छुट्टी देने की कृपा करें। नीचे मेरा दस्तखत होना चाहिए। देवांगन बाबू ने कहा, उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना होगा। गौराहा बाबू बोले, एक खराब परिस्थिति में रहते रहते उसकी भी आदत पड़ जाती है और वह खराब नहीं लगती, परंतु बहुत खराब हालत हो जाए तब दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती है। मैंने कहा, अत्यंत खराब परिस्थिति की भी आदत पड़ जाए इसलिए आपको छुट्टी मंजूर नहीं होगी। देवांगन बाबू ने कहा, दर्शकों को केवल बाबू नहीं होंगे, बहुत से मोहल्ले वाले होंगे, साहब भी होंगे, मुख्य अतिथि उनको बनाना होगा। अगर साहब भी होंगे तो दरख्वास्त के नीचे मेरा दस्तखत नहीं रहेगा। गौराहा बाबू ने कहा। डर गए? मैंने कहा। डरा नहीं, मेरा नाम ही क्यों, सबका नाम होना चाहिए। छुट्टी की तुमको जरूरत नहीं है? देवांगन बाबू ने पूछा। है, पर मेरी छुट्टी का नाटक नहीं होगा। दरख्वास्त किस काम के लिए होनी चाहिए? मैंने कहा। मैं नहीं जानता, नाटक का मुझे अनुभव नहीं है। गौराहा बाबू ने कहा। मैं स्कूल में नाटकों में भाग लिया करता था,
महाविद्यालय में मैंने एक नाटक लिखा था, परंतु वह किसी को पसंद नहीं आया। मैंने कहा, मैं हमेशा से दर्शक रहा। गौराहा बाबू ने कहा, 5 चपरासियों की टोली लौट कर आ रही थी। हम लोगों के पास से ये निकले, 3 बाबू और 5 चपरासी। एक चपरासी के हाथ में पत्तों में लिपटा पान था। उसी की सफेद वर्दी में पान से टपका हुआ कत्था लगा था। उन सफेद वर्दी वाले चपरासियों से खाकी वर्दी वाला पहला महंगू अच्छा है, गौराहा बाबू ने कहा। महंगू माल खाने से जो साइकिल लाया था वह बिल्कुल नई थी, जैसे कल खरीदी गई और कल की लावारिस होकर जब्त हुई। राम राम साहब, महंगू ने कहा। साइकिल को उसने बरामदे से उतारा। आगे बढ़कर मैंने उससे साइकिल ले ली। रात को रोज आते हो महंगू? यहाँ तो पूरा दफ्तर खुला है। वह चुप था। उसकी भी गांजा पीने की आदत थी, पर वह बहुत ईमानदार और काम करने वाला चपरासी था। साहब लोगों में महंगू को अपने काम के लिए लेने की होड़ रहती थी। महंगू के कारण माल जमादार से साहब लोग नाराज हो जाते, इसलिए महंगू के बारे में माल जमादार दखल अंदाजी नहीं करता था। सबसे बड़े साहब के लिए सबसे अच्छा चपरासी तय था। महंगू अपने आप में कई नौकरों के बराबर था। खाना अच्छा बनाता था, तरह तरह के नाश्ते की चीजें बनाता था। दौरे में साहब के साथ वह जरूर जाता, पर बाई साहब को तकलीफ हो जाती थी। पर तकलीफ साहब की अनुपस्थिति में बर्दाश्त की जा सकती थी, क्योंकि साहब के ना रहने के कारण काम भी हो जाता। साहब के रहते हुए यदि महंगू गायब हो जाए तो बाई साहब की क्या हालत होगी, यह वह नहीं जानती थी, क्योंकि ऐसी नौबत नहीं आई थी। बल्कि महंगू 10-10 दिन तक लगातार अपने घर नहीं जाता था। बाई साहब कहती, अब रहने दो, रात के 10 बज गए, अब घर जाओ। वह कहता, जी साहब, रसोई घर साफ करना बचा है। वह किसी जगह वर्दी पहनकर सो जाता था। साइकिल बहुत हल्की चल रही थी। रास्ते में बहुत रात हो जाने का सन्नाटा था। घर लौटते समय मुझे लगा कि आज के दिन मैं आखिरी बार घर लौट रहा हूँ। अभी दफ्तर से काम खत्म करने के बाद लौटने का सुख मुझे मिल रहा था, और आज गोया दफ्तर में क्या काम बहुत था। अम्मा, ओ अम्मा, साकर खटखटाते हुए मैंने चिल्लाया। अम्मा के आने की आहट सुनाई दी। दरवाजे के दरार से मैंने देखा तो कंदील का हिलता डुलता उजाला दिखाई दिया। दरवाजा खोलने के पहले माँ ने पूछा, संतू? हाँ अम्मा। अम्मा ने दरवाजा खोला। कितना बजा होगा? 1-2 बजे होंगे। कहाँ गया था? दफ्तर गया था, बहुत जरूरी काम था। तुम सो जाओ, मैं दरवाजा बंद कर लूंगा। अम्मा की आदत थी, रात को जब भी उठती कंदील लिए घर के बंद दरवाजों को टटोल कर देखती थी कि बंद है या नहीं। पीछे का दरवाजा बंद था। फिर भी मन हुआ इसे खोलकर देखूं। दरवाजा खोलते ही सामने मालिक के बंगले पर रात भर जलने वाले बल्ब के उजाले में मकान मालिक के कब्जे का वातावरण था। करीब 1 एकड़ के अहाते में एक बंगला था। बंगले के ठीक सामने एक बड़ा बगीचा था। जगह जगह नीम के पेड़ थे। एक बहुत बड़ा सीरीस का पेड़ था। करीब करीब सभी पेड़ ईंटों के चबूतरे से घेर लिए गए थे। मकान मालिक डॉक्टर था, इसलिए इलाज करवाने के लिए आए देहाती मरीजों को, जो दूर दूर के गांव से आते थे, इन चबूतरों का बड़ा आसरा था। जब तब कुछ न कुछ बनता रहता था, इसीलिए 1500 ईंटों की बची हुई थप्पी सीरस के पेड़ के पास जमी रहती थी। इन ईंटों का उपयोग देहाती मरीजों के साथ आए नाते रिश्तेदार चूल्हा बनाने में करते थे। ये लोग गांव से चावल, आटा, लकड़ी, कंडे भी लेकर आते थे। कुएं में हैंडपंप लगा था। इसका पाइप कुएं से में ज्यादा नीचे नहीं था, इसीलिए मार्च अप्रैल के महीनों में ही पानी हैंडपंप के पाइप से नीचे उतर जाता था। तब हैंडपंप बेकार हो जाता था। जानबूझकर पाइप छोटा रखा गया था। मोटर पंप से डॉक्टर गर्मी भर अपने लिए पानी पाता था। उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी। हैंडपंप किराएदारों के लिए बनाया गया था। अभी अकेला मैं किराएदार था। कुएं के बाजू के मोटर पंप के लिए टिन का एक शेड बना था। पिछवाड़े से ही सूर्य और चंद्रमा निकलता था। बहुत रात हो जाने का वातावरण था। पत्नी मेरे बिस्तर पर सो रही थी। वह जानबूझकर मेरे बिस्तर पर सो रही थी कि मेरे लौटते ही उसे मेरे आने की खबर हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरी उपस्थिति वह अपनी वजह से जाने, जबकि मैं उसे अपनी उपस्थिति जतलाना चाहता था। मुझे प्यास लग रही थी। खाट के नीचे लोटे में पानी रखना वह भूल गई थी और मुझे मेरी वजह मिल गई थी।
उसे हिलाते हुए मैंने जगाया। मुझे प्यास लग रही है, तुम पानी रखना भूल गई? साड़ी के आंचल को उठाते हुए उठी। पानी रखा तो था, कहकर उसने आंखें खोलकर मुझे देखा। फिर आंखें बंद कर बैठे बैठे वह ऊँघने सी लगी। तुमको तो उठाना आफत है। चारपाई के नीचे उसने एक भरा लोटा कटोरी से ढककर अंदर रख दिया। फिर वह अपनी चारपाई पे जाकर लेट गई। तब मैंने पानी पिया। कितना बजा होगा? 1:30-2 बजा होगा, मैंने कहा। कहाँ गए थे? दफ्तर गया था। इतनी रात को? हाँ, साहब ने बुलवाया था, जरूरी काम था। यह सुनने के पहले ही वह सो चुकी थी। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े देर तक जागता रहा। धोबियों के कपड़ा धोने की आवाज दूर तालाब से आती हुई सुनाई देने लगी। फिर मुर्गे ने बांग दी। कुछ देर बाद धान के पैरों से लदी बैलगाड़ियां सड़क पर गुजरने लगी। मैं अम्मा को उठने का इंतजार करने लगा। सबसे पहले अम्मा ही उठती थी। मैं सोया नहीं था, इसलिए नींद खुलने वाली कोई बात ही नहीं थी। रात भर जागकर ही आने वाले दिन को पकड़ सकते थे। यदि सोते रहे तो लगता था कि दिन का पीछा नहीं कर रहे हैं, रास्ते में सो गए हैं। ऐसे में दूसरा दिन पकड़ में कहाँ आता था, परंतु गले पड़ जाता था। नींद खुलते ही गले पड़ा हुआ दिन। आखिर एक कछुए की तरह चलकर मैंने दौड़ पूरी की। मैं बार बार घर से बाहर जाऊंगा और बार बार घर लौटूंगा, दिन में कई बार और रात में भी। शेष अगले भाग में।